दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम पाचन तंत्र को समझेंगे कि पाचन तंत्र होता क्या है। तो पाचन तंत्र को समझने से पहले हमें एक शब्द पोषण के बारे में पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा कि पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण के बारे में समझने के बाद फिर हम पादपों में पाचन पढ़ेंगे या पादपों में पोषण को पढ़ेंगे, यानी कि पादप किस तरह से भोजन को ग्रहण करते हैं, किस तरह से वो एनर्जी जो है प्राप्त करते हैं। पादपों में पोषण को हमारा पढ़ना इस वीडियो में मेन मकसद है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ के हमारे इस धमाकेदार वीडियो में। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं। पहले देखेंगे कि पोषण होता क्या है, क्योंकि बारीकी से समझना ही हमारा गोल है। तो देखिए, पाचन तंत्र में सबसे पहले हमें पोषण को समझना है कि ये होता क्या है। तो देखिए, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कच्चे भोज्य पदार्थों को शरीर के उपयोगी पदार्थों में बदलकर उन्हें ग्रहण करना तथा उनसे ऊर्जा की पूर्ति करना ही पोषण कहलाता है। तो देखिए, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। तो पोषण की डेफिनेशन बहुत ही आसान है। खाना खाना या भोज्य पदार्थों का ग्रहण करना पोषण कहलाता है। आसान भाषा में, खाना खाना या पोषण या पोषक पदार्थों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। जैसे अब इसको देखिए, कच्चे भोज्य पदार्थों को शरीर के उपयोगी पदार्थों में बदलकर। कच्चे भोज्य पदार्थ, हम कच्चे भोज्य पदार्थ लाते हैं, फिर उनको पकाते हैं, फिर उनको खाते हैं। तो कच्चे भोज्य पदार्थ हमारे लिए क्या है, आलू, लौकी, भिंडी, ये सब क्या है, कच्चे भोज्य पदार्थ है। इनको हम अपने उपयोगी भोज्य पदार्थों में बदलते हैं, फिर तत्पश्चात उन्हें खाते हैं। तो वही इसमें लिखा हुआ है। कच्चे भोज्य पदार्थ की जगह आप सब्जियां लिख सकते हैं जो हम लाते हैं बाजार से, को शरीर को उपयोगी भोज्य पदार्थों में बदलकर, जैसा कि हम बदलते हैं उनको सब्जी बनाते हैं, बदलकर उन्हें ग्रहण करना, खाते हैं, सब जानते हैं। उनको फिर बनाकर हम खाते हैं तथा उनसे ऊर्जा की पूर्ति करना। उनको खाने के बाद हम क्या करते हैं, उनसे ऊर्जा की हमारे अंदर ही अंदर प्रोसेस चलती है, जिससे कि हम ऊर्जा की उनसे पूर्ति करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कहलाता है आपका पोषण। समझ के, बहुत आसान है। कच्चे भोज्य पदार्थों को शरीर के उपयोगी पदार्थों में बदलकर उन्हें ग्रहण करना तथा उनसे ऊर्जा की पूर्ति करना ही पोषण कहलाता है। समझ के, पोषण क्या होता है। अब पोषण दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है पोषण, दो तरह का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण तो वह पोषण होता है जिसे स्वपोषी जीव करते हैं, जिसे स्वपोषी जीव प्राप्त करते हैं। और विषम पोषी पोषण वह पोषण होता है जिसे विषम पोषी जीव प्राप्त करते हैं। तो देखिए, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो देखिए, पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार का होता है, पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण के बारे में देखते हैं, ये है क्या। स्वपोषी पोषण की परिभाषा हम इस तरह से कुछ डिफाइन कर सकते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं। पहले इतना समझिए, स्वपोषी जीव कौन होते हैं। वे जीव जो अपना पोषण स्वयं बना लेते हैं। स्वयं तो हम भी बनाते हैं, खाना लेकर आते, सब्जी वगैरह लेकर आते हैं, उन्हें बनाते हैं अपने लिए। बट ये जीव जो होते हैं, ये अपने अंदर ही प्रोसेस चला लेते हैं। हम अपने अंदर प्रोसेस तो नहीं चला के बनाते अपने लिए। हम तो बाहर से वातावरण का यूज़ करते हैं, फल वगैरह सब्जी वगैरह लाते हैं, बट ये जो है अपने अंदर ही प्रोसेस चला लेते हैं। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपने अंदर ही प्रोसेस चलाकर बना लेते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। तथा इनके द्वारा प्राप्त किए गए पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। ये है बात, समझ गए। वे जीव, पहले इतना याद करें, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, यानी कि स्वयं को पोषित करने वाले। और तथा उनके द्वारा प्राप्त किया गया पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है, यानी कि स्वपोषी जीवों द्वारा प्राप्त किया गया पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। समझ गए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, स्वपोषी जीव कौन से होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे कि हरे पादप, पेड़ों को तो आपने देखा होगा। पेड़ ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे से, किसी से आलू ला रहे हैं, किसी से बैंगन ला रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता कि पेड़ सब्जियां लाकर बना रहे हैं चूल्हे पर, फिर उसको खा रहे हैं। पेड़ जो होते हैं वो अपने अंदर स्वयं ही बना लेते हैं, अपने अंदर शारीरिक संरचना में स्वयं ही अपना भोजन बना लेते हैं। तो वे क्या हुए, स्वपोषी हुए। और उनके द्वारा प्राप्त किया गया पोषण क्या कहलाएगा, स्वपोषी पोषण कहलाएगा।
तो हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन यानी कि पोषण प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्वपोषी पोषण का। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या है? पादपों में पोषण को समझना। क्या समझना? पादपों में पोषण को समझना, यानी कि पादप अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके अंतर्गत इससे लिंक है ये टॉपिक, इस टॉपिक से लिंक है पादपों में पोषण। तो देखिए अब पादपों में पोषण कैसे होता है। अब देखते हैं पादपों में पोषण, यानी कि पादपों में पोषण किस तरह से होता है, और यही हमारा मेन टॉपिक है। ये सभी हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है या क्रिया है जिसके द्वारा पादप जो होते हैं वो अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में के जरिए प्रकाश संश्लेषण के जरिए पादप अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि जल, जिसको पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, क्लोरोफिल, ये हरे पादपों में होता है। हरे पादप ही तो भोजन बनाते हैं, और सूर्य का प्रकाश जिसको कि ये सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो ये 4 उपयोगी वस्तुएं होती हैं, ये तत्व होते हैं जिनको उपयोग पादप अपना भोजन बनाने में करते हैं। और इन चारों तत्वों का उपयोग करके जो भोजन बनता है और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए आगे, पादपों के प्रकाश संश्लेषण, पादपों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री जल, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। जल को किससे प्राप्त करते हैं? ये मिट्टी से। किससे प्राप्त करते हैं दोस्तों? मिट्टी से। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ये CO2 किससे प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से भोजन बनाते समय। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हरे पादपों में होता है। जो पादप हरे नहीं होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और वे भोजन नहीं बना सकते। हरे पादप भी भोजन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल यह इनमें उपस्थित होता है हरे पादपों में। तथा सूर्य का प्रकाश, जिसको ये सूर्य से प्राप्त करते हैं। पादप जल को भूमि से, कार्बन डाइऑक्साइड को वायु से प्राप्त करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तथा सूर्य का प्रकाश व क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम, क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरिम भी कहते हैं, पर्णहरिम की उपस्थिति में भोजन निर्माण करते हैं। पादपों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। अब आप समझ गए क्या फंडा होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्या क्या उपयोगी हमारे पास तत्व होते हैं। पहला उपयोगी तत्व है जल, जिसको ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। दूसरा CO2 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के बिना कोई भी काम नहीं होगा। क्लोरोफिल हरे पादपों में उपस्थित होता है। यदि कोई पादप हरा नहीं है तो उसमें क्लोरोफिल ही नहीं होगा और वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर सकता। तो हरे पादपों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। और अगला है हमारा, क्या है अगला हमारा? सूर्य का प्रकाश, जो ये सूर्य से प्राप्त करते हैं। सूर्य के प्रकाश में ही ये भोजन बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। यही कारण है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सिर्फ दिन में हो सकती है, रात में नहीं हो सकती, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता। तो इतना आप समझ गए प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या है, इसका स्ट्रक्चर। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिससे कि आप भोजन अपना वह प्रक्रिया है जिससे कि पादप अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें उपयोग जो तत्व है वो आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखिए प्रकाश संश्लेषण की। देखिए हाँ, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि यह एक जैविक क्रिया है। चैप्टर का नेम जैव प्रक्रम है तो उससे रिलेटेड यह एक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पादप अपने हरे भाग में उपस्थित क्लोरोफिल, मैं आपको बता चुका हूँ पादपों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। और जो पादप हरे होते हैं वही सिर्फ अपना भोजन बना सकते हैं। तो अपने हरे भाग में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, वायु से ग्रहण की गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित किए गए जल का उपयोग करके स्वयं के लिए भोजन निर्माण करते हैं।
द्वारा से देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पादप अपने हरे भाग में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, वायु से ग्रहण की गई CO2 तथा भूमि से अवशोषित किए गए जल का उपयोग करके स्वयं के लिए भोजन निर्माण करते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को याद मत करना, रटना मत, इसको बनाकर सीखना। इसकी यानी इसको बनाकर सीखना। ये कैसे बना सकते हैं? जो भी उपयोगी तत्व हैं उनका यूज़ बता दो और डेफिनेशन जो है बन जाएगी। पहला तो है जल, दूसरा CO2, तीसरा वो पर्णहरिम या क्लोरोफिल, और पांचवा सूर्य का प्रकाश। इनको याद कर लो सही से, डिटेल में इनका यूज़ समझ लो कि कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। उस सबको जोड़कर आप जो है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा बना सकते हैं। तो आप समझ गए प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, वह प्रक्रिया जिससे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब इसको जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य का प्रकाश, वायु से ग्रहण की गई CO2 और क्लोरोफिल या जल जो ये ग्रहण करते हैं, तो इसका उपयोग कैसे कैसे करते हैं ये, और किस तरह से क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए ये किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, आइए देखिए। अब मैं आपको कुछ रासायनिक तरीके से प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को समझाता हूँ। तो देखिए ध्यान से, फोकस बनाकर देखना। प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पादप अपने हरे भाग में उपस्थित क्लोरोफिल लिख लो, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश भी लिख लो, यानी कि सनलाइट, फटाफट लिख लो एकदम, सनलाइट, एरो के ऊपर नीचे ऐसे इस तरह से लिख लो। सूर्य का प्रकाश, वायु से ग्रहण की गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख लो, CO2 तथा भूमि से अवशोषित किए गए जल लिख लो, H2O का उपयोग करके स्वयं के लिए भोजन निर्माण करते हैं। इन सारा प्रोडक्टों का यूज़ करेंगे ये पौधे, और तब जाके यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। जब इनके पास ये सारे प्रोडक्ट होंगे तो ये मिलकर, जब तो मैंने प्लस लगाया है यहाँ पर, जब ये मिलकर जो है आपका फ्री इनका खाना बनाएंगे। तो इनका खाना क्या होता है, ये सारे प्रोडक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि C6H12O6, और आगे भी कुछ बनता है। आगे क्या बनता है, जल बनता है, यानी कि H2O, और ऑक्सीजन बनती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। यही ऑक्सीजन होती है वो, ये ऑक्सीजन पादप अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, और ये ऑक्सीजन हमारे काम आ जाती है, और हम जो CO2 छोड़ते हैं वो यहाँ पर आ जाती है। समझ गए किस तरह से हम और पादप लिंक हैं आपस में? तो आपको समझ में आ गया होगा। हम CO2 छोड़ते हैं तो वो तो इनके भोजन बनाने में काम आ जाती है, बट ये जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हमारे काम में जाती है। हम सांस लेते हैं, हम इसमें ऑक्सीजन ही तो लेते हैं दोस्तों, तो ये ऑक्सीजन हमारे काम में जाती है और ये वाली CO2 इनके काम में जाती है। तो समझ गए आप रासायनिक तरीके से डेफिनेशन, इस फॉर्मूले, इस पूरी प्रक्रिया से ही आप समझ सकते हैं, इस पूरी रासायनिक प्रक्रिया से। और ये जो आपकी रिएक्शन है ये पेपर में भी आ जाती है। तो CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, तो रिएक्शन होकर बन जाएगा ये C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज, जिनकी ना ये इनका भोजन है ये पदार्थों का, पादपों का सॉरी, और H2O और ऑक्सीजन। समझ गए सारे क्या फंडा है? तो देखिए ये रफ था, ये फेयर देखिए। इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी कि इसी को इस तरह से H2O प्लस CO2, H2O की आवश्यकता होती है ना, CO2 की आवश्यकता होती है, और ये दोनों मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 क्लोरोफिल यानी कि, और H2O यानी कि जल और ऑक्सीजन बनाते हैं। समझ गए? इस पूरी डेफिनेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। समझ गए? अब आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादपों में कुछ आंतरिक घटनाएं जो हैं घटित हो जाती हैं। पादपों के अंदर ही कुछ आंतरिक घटनाएं घटित हो जाती हैं, तो उनको देखिए। ज़्यादा मोस्ट तो नहीं है पर देख लीजिए, फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सबसे पहले घटना क्या होती है कि जो क्लोरोफिल होता है, पादपों में क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, पहली घटना तो ये होती है। दूसरी, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, यानी कि दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो पादपों के अंदर यह होती है कि प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और जो
जल के अणु होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग विखंडित हो जाते हैं। दूसरी क्रिया ये होती है। तीसरी भी कुछ क्रिया होती है। तीसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। अब क्या है ये अपचयन? अपचयन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन का योग। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाता है? आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। और क्लोरोफिल क्या कार्य करता है? क्लोरोफिल कार्य करता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का। समझ गए? और जो आपका जल होता है, जल के जो अणु होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाते हैं। तो ये तीन जो है मुख्य घटनाएं होती हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ किताब से जानें, यानी कि अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हम किताब से इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए किताब से मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी बताऊंगा। जैसे कि ये क्लोरोफिल पादपों में होता कहाँ है। जो क्लोरोफिल होता है या जो पर्णहरिम होता है वो पादपों में किस जगह उपस्थित होता है। तो यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए होता है, द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। यानी कि जो पत्ते होते हैं उन पत्तों में हरे रंग के छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर वो दिखेंगे। ऐसे हम आमतौर पर देखेंगे तो नहीं दिखेंगे, वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा यदि हम देखेंगे तो वो हमको दिख जाएंगे। तो वो जो हर छोटे छोटे हरे हरे बिंदु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। और उनमें क्या होता है? उनमें होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? पर्णहरिम होता है उनमें। ये जो क्लोरोफिल आया, ये आया कहाँ से? ये वहीं से ही आया। तो देखिए, तो आप नोट करेंगे कि कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। यदि आप माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ही दिखाई देंगे। ये हरे रंग के बिंदु, ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तथा इनमें क्लोरोफिल होता है। इनमें जो होता है क्लोरोफिल होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो पत्तियों में होते हैं हरे रंग के बिंदु, इनमें क्लोरोफिल होता है। समझ गए आपकी क्लोरोफिल होता कहाँ है? अब छोटी सी जानकारी एक और समझ लीजिए। अब देखिए, वो जो मैंने आपको रिएक्शन बताई थी दोस्तों, एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, जैसे कि ये वाली रिएक्शन थी। इस रिएक्शन के पीछे का ही हम सारा फंडा पढ़ रहे हैं। H2O CO2 प्लस सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये हमारी जो रिएक्शन थी ये प्रकाश संश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इस रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लोरोफिल हमने जान लिया कि ये कहाँ रहता है। ये रहता है आपका क्लोरोप्लास्ट में, जो कि आपके पत्ता होता है उसमें हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो ही दिखेगा। अब देखते हैं कि ये CO2 पादपों में आती कैसे है, यानी कि पेड़ों में CO2 आती कैसे है, H2O आता कैसे है। H2O तो चलो हम समझ गए, जड़ों से अवशोषित कर लेते हैं। बट ये CO2, जो ये CO2 है, ये आती कैसे है? ये फिर जो ऑक्सीजन बनती है, इसको ऑक्सीजन पेड़ अंदर क्या करते हैं और कैसे इसको बाहर निकालते हैं। तो देखिए, अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि CO2 कैसे आ रही है पादपों में और जो ऑक्सीजन कैसे निकल रही है। तो कैसे प्राप्त करते हैं? कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी कि जो रंध्र होते हैं वो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। यानी कि ये जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, इनके द्वारा ही जो है ये वाली जो ऑक्सीजन बन रही थी मैंने आपको दिखाई है, फिर दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो ऑक्सीजन बन रही है इन छिद्रों के द्वारा ही निकलेगी, और ये जो CO2 है ये इन छिद्रों के द्वारा ही आएगी। समझ गए? प्रकाश संश्लेषण के गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है, लेकिन यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। यानी कि इन छिद्रों से तो होता ही होता है। जैसे कि देख रहे हैं पत्ती की आंतरिक संरचना है, ये छिद्र हैं, ये क्या छोटे छोटे ये रंध्र हैं। इनसे गैसों का CO2 और O2 का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। बट जो आपके तना, जड़ वगैरह होती है उनसे भी थोड़ा थोड़ा जो है ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जड़ और पत्तियों की सतह से भी इसका आदान प्रदान होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। यानी कि ये जो H2 बनना है, ये H2 कहाँ जाएगा? इतना सारा जल, एक तो जड़ से भी अवशोषित करते हैं पादप, और फिर ये वाला H2 ही बन गया, तो इतना सारा कहाँ जाएगा? तो ये वाला जो H2 है, ये इस H2 को जो है रंध्र जो है अपने छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से इसको वाष्पित कर देते हैं, वाष्प बनाकर उड़ा देते हैं। समझ गए सारा फंडा? इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब
पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है, यानी कि बंद भी हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है, यानी कि ये जो छिद्र होते हैं इनके साइड में द्वार कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाएं, और ये इनको बंद कर देती है और खोल देती है। समझ गए? द्वार कोशिकाएं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है, यानी कि जब ये सिकुड़ती है द्वार कोशिका तो छिद्र बंद हो जाता है, और जब ये फूलती है तो छिद्र जो है खुल जाता है। बहुत आसान बात है। तो आप पूरा प्रकाश संश्लेषण पादपों में पोषण पूरी तरीके से आप समझ चुके हो। अब आगे देखते हैं। हमने पोषण पहला टाइप देखा था, स्वपोषी पोषण के बाद स्वपोषी पोषण के अंतर्गत हमने इस सबको पढ़ा है, पादपों में पोषण। अब देखते हैं कि विषम पोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आप पादपों में पोषण को समझ गए पूरा, मैंने आपको अपनी पूरी जान लगा के समझा दिया। अब देखिए विषम पोषी पोषण, यानी कि पोषण का दूसरा टाइप। कौन सा टाइप दोस्तों? पोषण का दूसरा टाइप। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, पोषण दो प्रकार का होता है। पहला स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण के बारे में आप समझ गए, पादपों में पोषण आता है इसके अंतर्गत। अब देखेंगे हम विषम पोषी पोषण क्या होता है। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अर्थात भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं, तथा इनके द्वारा प्राप्त किए गए पोषण को विषम पोषी पोषण कहते हैं। यानी कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि हम विषम पोषी हैं, हम दूसरों पर निर्भर हैं। दूसरों पर किन पर? पेड़ पौधों पर निर्भर है। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर होते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। देखिए आगे, विषम पोषी पोषण के अंतर्गत दो प्रकार के जीव आते हैं। कितने प्रकार के जीव आते हैं? दो प्रकार के जीव आते हैं। आप यहाँ समझ लीजिए कि विषम पोषी पोषण दो प्रकार से का होता है। पहला है परजीवी। बहुत डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझा रहा हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा अंदर की बात बता रहा हूँ, समझ लेना। परजीवी वे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित रहकर एवं इन्हें बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे जूं। अब इतना समझिए, पहले जूं बाद में देखेंगे। तो ऐसे भी कुछ जीव होते हैं जो हमें मारेंगे तो नहीं। शेर होता है, शेर अपना शिकार जब करता है तो शिकारी को मार ही देता है। और ऐसे जानवर होते हैं जैसे हाथी तो नहीं करता शिकार, सॉरी। और भी कुछ जीव होते हैं जैसे कि चील हुई। चील यदि किसी कीड़े मकोड़े को खाएगी तो उसको मार ही देगी। तो ऐसे जीव होते हैं जो मार कर ही शिकार करते हैं। बट ऐसे भी कुछ जीव होते हैं जो जिंदे जीव से अपना काम चलाते हैं, जिंदे जीव से शिकार करते हैं, जिंदे जीव का। तो ऐसे जीव जो होते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। जैसे जूं हमारे सर पर होती है। ये हमें मारती तो नहीं है जान से, बट अपना भोजन हमसे जिंदों से ही प्राप्त कर लेती है। मच्छर कैसे होते हैं? मच्छर भी परजीवी होते हैं, क्योंकि हमें मारते तो नहीं है, बट ये हमारा भोजन बिना मारे ही हमसे प्राप्त कर लेते हैं, हमारा खून चूस कर। खटमल भी इसी तरह से, मक्खी भी इसी तरह से। मक्खी भी परजीवी होती है, हमको मारती तो नहीं है, जान से तो नहीं मारती, बट जीवित प्राणियों से ही अपना भोजन प्राप्त करती है। लीच भी होती है, ये जानवर ढोरों वगैरह में पाई जाती है। अमरबेल जो होती है ये भी इस तरह से होती है। ये अपने शिकारी को मारती नहीं है, बट उससे अपना शिकार प्राप्त कर लेती है। समझ गए? तो परजीवी क्या होता है? दूसरा है मृत्यो परजीवी। ये समझिए, दो टाइप का है ना विषम पोषी पोषण, पहला परजीवी, दूसरा मृत्यो परजीवी। तो वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृत्यो परजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक, जीवाणु, यीस्ट। यानी कि ये जो कवक जीवाणु हैं इन्हें मरे हुए ही जीव चाहिए। ये मरे हुए जीवों से ही अपना भोजन बनाएंगे। आपने देखा होगा कि यदि कोई जानवर वगैरह सड़क पर मरा हुआ पड़ा रहता है तो उस पर कीड़े लग जाते हैं। तो वे कीड़े जो होते हैं वो मरे हुए जीवों को ही खाते हैं, जिंदे जीवों पर नहीं खाते वो केवल मरे हुए जीवों की खाते हैं। तो ऐसे जीव जो होते हैं वो जो मरे हुए जीवों से ही अपना भोजन बनाते हैं वो कहलाते हैं मृत्यो परजीवी। और ऐसे जीव जो जिंदे जीव खाते हैं, जिंदे जीव से अपना शिकार बनाते हैं, उनको बिना मारे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, वो कहलाते हैं परजीवी। बट जो मारकर मरे हुए जीवों से को अपना भोजन बनाते हैं उनको कहते हैं मृत्यो परजीवी। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 3 में। तब तक पढ़ते रहें।